गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग मनस्वी, भुवी, सृष्टि, गुड इवनिंग बेटा। चलो फटाफट, शाबाश, आते जाओ। गुड। कल मैंने होमवर्क में जो आपको जो ये एक दो क्वेश्चन दिए थे इनके बारे में कहा था, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक बार जल्दी से इसको ट्राई कर लो अगर आपने ट्राई नहीं किया है। अब मैं आपको जवाब बताता हूँ क्या रहेंगे, तो फटाफट जल्दी से इसको देख लिया जाए। ठीक है ना? हाँ जी। मेथड चेक करना, मैं आपको मेथड बताता हूँ कि मेथड क्या है। और प्रभु का जवाब आया था, क्या क्या कहा, फर्स्ट का इतना, ठीक है। लेट मी चेक। फर्स्ट का आपका आंसर आया है इतना, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। फर्स्ट का जवाब बिल्कुल सही है आपका प्रभु। प्रांजल फर्स्ट का ठीक आंसर है, दिस इज द राइट वन, करेक्ट, सही है। ओके, और किसी बच्चे ने अगर फर्स्ट का जवाब निकाला है तो मुझे बता दो, अदरवाइज अभी के अभी साथ के साथ बेशक से उसको सॉल्व कर लो। हमें इन दो क्वेश्चन को जो मैंने आपसे होमवर्क में कहा था इनको जरूर जानना है, ये हमें आने चाहिए। फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। हम जानते हैं m, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम ये रहेगा। काइनेटिक एनर्जी जूल में होनी चाहिए, जूल में ही आपको दी गई है। और इस तरह से सॉल्व करने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आपका आना चाहिए 7.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर, ये आपका जवाब यहाँ पर आना चाहिए। फर्स्ट का आंसर ये रहेगा। ऐसे ही बच्चों, मैंने आपको एक फोर्थ क्वेश्चन और कहा था जो कि इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फोर्थ वन। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से आना चाहिए था। अब जरा इसका मेथड जान लो, कैलकुलेशन इसकी आप कर लेना, मैं इसका मेथड बता देता हूं कि आखिर इसका मेथड क्या है, जरा एक बार उसको अच्छे से समझ लो। कल मैंने कहा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी जो मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, मोशन से कंसर्न होता है। तो यहां पर जो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब गुड इवनिंग बच्चों, अब मैंने कल आपको बताया था कि आपको काइनेटिक एनर्जी जूल के अंदर लेनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लेनी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना सिखाया था। पहले तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 10 रेज टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास होगा। और फिर इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.609 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और ये फिर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। और जब ये काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो कि हमारे पास है, इस रिलेशन का हम करेंगे इस्तेमाल और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास आएगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, फर्स्ट एंड फोर्थ, आपके एग्जाम के थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करने की जरूरत। अब इनको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों आपको कर लेने हैं। चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर कोई बच्चा नेटफ्लिक्स देखता है ना तो हेजनबर्ग नाम शायद उसको याद आए। उसने अगर एक कोई सीरीज देखी हो तो उस पे हेजनबर्ग एक बहुत फेमस कैरेक्टर का नाम था, हेजनबर्ग। तो यहाँ पर हेजनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आज हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। देखो, हेजनबर्ग प्रिंसिपल में कुछ इस तरह से कहा गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपनी डेली लाइफ में आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम बड़े-बड़े पार्टिकल से डील करते हैं और किसी बड़े पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे जीटी रोड पे व्हीकल जा रहे हों, कार जा रही हो, अब वहां पर पुलिस वाले जब जीटी रोड पे खड़े होते हैं, तो उनके पास एक स्पीड गन होती है और उस स्पीड गन से वो तुरंत पहचान जाते हैं कि इस पोजीशन पे इस व्हीकल की स्पीड क्या थी। यानी बड़े पार्टिकल की स्पीड और उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और उसकी पोजीशन बता पाना हमारे लिए आसान होता है। बड़े-बड़े एस्ट्रोनॉमर ये बता देते हैं कि भाई ये प्लेनेट इस वक्त पे यहाँ होगा, ये प्लेनेट इस वक्त पे इस जगह होगा। यानी बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट के लिए उनकी पोजीशन और वेलोसिटी बताई जा सकती है, एक्यूरेटली बताई जा सकती है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन हेज़नबर्ग ने कहा कि अगर आपके पास कोई बहुत छोटा पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसा कोई बहुत छोटा पार्टिकल है, तो आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेटली, साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। तो ये कहा गया, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसकी पोजीशन एंड वेलोसिटी आप साइमल्टेनियसली, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। थोड़ा बहुत वैल्यू में अनसर्टेनिटी रहेगी, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अलग-अलग पोजीशन और वेलोसिटी को बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को बता पाना ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हेज़नबर्ग ने कहा। उसके कहने का रीजन क्या था, कारण क्या था? अब ये देखो, जैसे हमारे पास एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एक बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन की हमें पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली बतानी है। अब कॉमन सी बात है, अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी हो, तो आपको किसी न किसी बहाने उसको देखना पड़ता है। देखने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंखों से, देखने का मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से भी। अब किसी को देखने का एक ही प्रोसीजर है कि उस पे कोई लाइट की रेडिएशन टकराए और आपकी आंखों तक आए। अगर लाइट रेडिएशन टकराएगी, आपकी आंखों तक आएगी, तभी आप उस चीज को देख सकते हैं, वरना आप उस चीज को नहीं देख सकते। आप किसी को दिखाई पड़ते हैं क्योंकि लाइट रेडिएशन आके टकराती है आपसे, किसी की आंखों में जाती है, तो आप उसको दिखाई पड़ते हैं। तो यही बात इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ करती थी कि इलेक्ट्रॉन को अगर देखना है, तो इसे लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करना होगा। सपोज हम इस इलेक्ट्रॉन को एक लाइट रेडिएशन से स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि हम इसकी पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, लाइट की अपनी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइट। ये लाइट की अपनी एनर्जी होती है। तो जैसे ही लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराती है, अब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल, कितना वजन है? 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -31। अगर आप 0.000000 के हिसाब से भी लिखोगे, तो हो सकता है एक आध बार जीरो ही भूल जाओ कि कितने जीरो आएंगे। इतना हल्का पार्टिकल होता है ये इलेक्ट्रॉन, इतना हल्का पार्टिकल। तो जैसे ही लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, तो लाइट रेडिएशन के इम्पैक्ट की वजह से ये डिस्प्लेस हो जाता है, इसकी पोजीशन बदल जाती है या इसकी वेलोसिटी। कॉमन सी बात देखो, आप कहीं जा रहे हो, इधर से कोई बच्चा आपको पीछे से आके धक्का मारता है। अगर कोई पीछे से आपको पुश करता है, तो आपकी स्पीड बदल जाएगी, आप तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। और अगर इधर से आके कोई आपको धक्का मारता है, तो आपकी पोजीशन बदल जाएगी, आप अपनी पोजीशन से हट जाओगे।
ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत छोटा हल्का सा पार्टिकल। जैसे ही लाइट रेडिएशन इसको स्ट्राइक करती है, या तो ये अपनी पोजीशन बदल देता है या इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और इस वजह से हम इसकी वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अब सवाल उठता है, क्या ये फिनोमेना हर एक चीज में ऑब्जर्व होता है? यानी हम लोग कहीं सड़क पे जा रहे हैं, क्या हमारे साथ भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा वजन बहुत ज्यादा है, हम मैक्रोस्कोपिक हैं, हमारा वजन बहुत ज्यादा होता है और लाइट रेडिएशन इतनी एनर्जी कंसिस्ट नहीं करती कि वो आपको रास्ते से हटा सके या आपकी वेलोसिटी को बदल सके। तो हम बिकॉज ऑफ हायर मास ये प्रिंसिपल डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पॉइंट लिख लेना, द प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन डेली लाइफ बट इट इज एप्लीकेबल in case of microscopic particle like electron, proton, etc. The principle is not applicable in our daily life, but it is applicable in microscopic particle like electron, proton, etc. क्योंकि उनका वजन बहुत कम होता है, इसीलिए वहां पर ये अप्लाई किया जा सकता है, वहां पर ये अप्लाई हो सकता है। फिर हेजनबर्ग ने अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन की और इन कैलकुलेशन से हमें कुछ फार्मूलाज दिए। उन फार्मूलाज को समझो। चलो पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करो। देखो डेफिनेशन में क्या कहा गया जो सामने स्क्रीन पे गिवन है। इट इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक। तो यहां पर जो अजर्शन टाइप वगैरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इस चीज को समझना कि ये मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, पार्टिकल एक तो माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए और एक मूविंग होना चाहिए। मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये एप्लीकेबल है। सो इट इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल टू कैलकुलेट बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। मोमेंटम की जगह बेशक से आप वेलोसिटी भी कह सकते हो, वो भी शब्द सही रहेगा कि यहाँ पर मोमेंटम और पोजीशन या पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर कहा गया। और पहला फार्मूला जो उन्होंने दिया, कैसे दिया, कहां से आया, उसे हमें कोई मतलब नहीं, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि ना तो सिलेबस में है और ना गिवन है कहीं। उसने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पर उसने डेल्टा एक्स शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमाइन ना कर पाना, उसमें अनसर्टेनिटी होना। जैसे एग्जाम में होता है ना कि भाई हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि भाई हमारे 100 में से 80 मार्क्स आएंगे, लेकिन वहां पर हमारे मार्क्स 60 आ जाते हैं, तो वो जो अनसर्टेनिटी होगी, इतने का जो डिफरेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। ऐसे ही डेल्टा पी को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कहा जाता है। तो डेल्टा पी यहां पर मोमेंटम नहीं, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इसे कहा जाएगा। इस पॉइंट को समझना। तो यहां से अब आप इस प्रिंसिपल की एक और डेफिनेशन बता सकते हो। यहां से प्रिंसिपल की एक और डेफिनेशन बताओगे। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये यहां पर दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लेना, मैं बोलता हूं। दूसरी डेफिनेशन में कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in momentum is either equal to or greater than h upon 4 पाई। ये हमारे
इस सेकेंड डेफिनेशन में यहां पर कहा गया, नाउ लेट डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। मोमेंटम यानी पी आप जानते हो, पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी, एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। अगर मैं यहां से डेल्टा पी की वैल्यू को ऊपर पुट कर दूं तो ये बनेगा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। ये एक और एक्सप्रेशन आ गया जिसका न्यूमेरिकल में आपने इस्तेमाल करना है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। एच भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी जानते हैं, 4 की वैल्यू भी जानते हैं, पाई की वैल्यू भी। अगर इन वैल्यूज को यहां पर सॉल्व कर लिया जाए तो वैल्यू सॉल्व करने के बाद 5.27 इंटू 10 रेज टू द पावर -35 कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इस डायरेक्ट कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको यहां पर आसानी रहेगी, आपके लिए इजी रहेगा। तो इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लेना है। बच्चों आवाज आ रही है बताना, क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, एक मिनट। ये आज दूसरे दिन लगातार देखो नेट ने आज प्रॉब्लम की है। जस्ट मिनट। ये वही बात है ना कि जो जियो के टावर वगैरह जो की है ना, उसकी वजह से परहैप्स ये प्रॉब्लम यहाँ पे आज दोबारा से। एक मिनट बस इसको कनेक्ट करके अब इसको यहाँ करते हैं। ठीक है, हटा दो। रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट? रिकॉर्डिंग एक इज ऑन। मिनट। रिकॉर्डिंग इज ऑन। नहीं, रिकॉर्डिंग इज ऑन। हाँ, तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है जो आपको बता दिया, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, और एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू को हमने यहाँ पर सॉल्व किया और ये हमारे पास जवाब आया। नाउ अब जरा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और फिर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं। फॉर्मूले हमारे पास जो हो गए उसको ध्यान रखना। डेल्टा एक्स डेल्टा पी, अब आपने ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ इक्वल टू का ही साइन मान लें, वरना प्रॉब्लम बनी रहेगी। आप डायरेक्ट इस फार्मूले का जो यहां पर मैंने बताया इसका आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है और न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व कर लेना है। अगर आपको न्यूमेरिकल में मोमेंटम की वैल्यू दी जाती है तो पहला फार्मूला, क्योंकि मोमेंटम पहले फार्मूले में है, ध्यान रखना ये मोमेंटम नहीं है, ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। अगर आपको मास या वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दी गई है तो आपको सेकंड फार्मूले का इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान रखना। ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि डेल्टा वी वेलोसिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझना। जहां तक यूनिट की बात है, डेल्टा एक्स की यूनिट मीटर रहेगी, मास की यूनिट इस पूरे ही चैप्टर में किलोग्राम रहेगी, डेल्टा वी मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट होनी चाहिए। इन यूनिट्स के बारे में आपने पहले से ही इस बात को समझ के रखना है, ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन आता है, जरा मेरे साथ साथ सॉल्व करना। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम of a particle is 2.2 10 raised to the power -4 kilogram meter per second. Find out delta x। आई थिंक सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से तुरंत बता सकते हैं। मुकुल 5.27 कैसे आया, मैंने अभी बताया था। h अपॉन 4 पाई की वैल्यू, आप ये देखो कि ऊपर जो ये h अपॉन 4 पाई है ना मुकुल, देखो सामने h अपॉन 4 पाई, h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया
और इनकी वैल्यूज को पुट करके 5.27 इंटू 10⁻⁻35 ये आपके पास वहां पे हमने अपनी आसानी के लिए इस वैल्यू को पहले ही सॉल्व कर लिया। हार्दिक का पहला जवाब आया है और हार्दिक का जवाब अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। प्रांजल बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ खास नहीं है। हमेशा की तरह न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको शुरू से ये बोलता हूँ, नम्या करेक्ट एंड प्रभु इज ऑल्सो करेक्ट। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, जो गिवन है और जो पूछा गया है उसको जरूर लिखो। एग्जाम में हर स्टेप के नंबर हैं। डेल्टा पी आपको दिया गया है तो आपने डेल्टा पी को लिख लिया, उसकी यूनिट को भी साथ में लिख लिया। डेल्टा एक्स आपको बताना है। अपने आप जब ऊपर देखोगे तो फार्मूला अपने आप दूर से शाइन मारेगा, कहेगा जी मैं हूं। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी चाहिए। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी फर्स्ट फार्मूले में है, सो यू कैन गेट डेल्टा एक्स डेल्टा पी, और यहाँ 5.27 इंटू 10⁻⁻35। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.27 इंटू 10⁻⁻35। डेल्टा पी की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया और ये सॉल्व करके 2.39 इंटू 10⁻⁻31। मुकुल भूवी, मुकुल थोड़ा सा पॉइंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेंगे। और भावना और भूवी दोनों का जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से देखो, पहले तो आपको फार्मूले को यूज करना आना चाहिए। अगर हम फार्मूले को यूज करना सीख गए, प्रॉपर यूनिट में पुट करना सीख गए, तब न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट बनता है। कई बार बच्चे कहते हैं ना कि जी हमसे न्यूमेरिकल नहीं होते। न्यूमेरिकल कब अपने आप होते हैं? करने पड़ते हैं। और ये कब होंगे? जब बार बार आपकी प्रैक्टिस इसमें बनती है। अब इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल को ट्राई करें। इसमें कहा गया कैलकुलेट द uncertainty uncertainty in position of dust particle of mass 1 milligram if uncertainty in velocity is 5.5 into 10⁻⁻20 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन बच्चों मैंने दिया एग्जाम में, ये क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन दोनों ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो अब अगला आएगा ना, वो तो खैर काफी इंपॉर्टेंट है ही। पहले जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब इसका मतलब डेल्टा एक्स आपको बताना है। पहले अपना दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। हार्दिक का पहला जवाब आ भी गया है एंड दैट इज अ करेक्ट वन, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी बच्चे भी, रीवा करेक्ट आंसर, शाबाश। और बच्चे ट्राई करें। Now Prabhu is also, your answer is correct. कौशल करेक्ट। थोड़ा सा पॉइंट में, जब भी पॉइंट में आंसर देते हैं तो पॉइंट के 3 प्लेसेस तक आंसर दें। भावना, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शाबाश, वेरी गुड। स्पीड बनेगी ना, तो पता है स्पीड एकदम से नहीं बनती, क्योंकि कई बार हमारी रिटन प्रैक्टिस इतनी नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2 दिन की भी हमने प्रैक्टिस कर दी तो ऑटोमेटिकली तीसरे दिन हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और वो प्रैक्टिस आप किस दिन करने वाले हैं, ये फिर आप पे डिपेंड करता है। और अगर आपने उस प्रैक्टिस को इसी क्लास के दौरान कर लिया तो वो बहुत बेहतर होता है, बढ़िया होता है। तो और कोई बच्चा जो ट्राई कर रहा हो, जल्दी से देखें, सोचें क्या जवाब आएगा। प्रभु, अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है ना बेटा, उसका कुछ सॉल्यूशन होता ही नहीं ना। क्या करें, कभी कभी जो लैग हो रहा है ना, ये जो यहाँ आजकल यूएसए कह लो, इंडिया कह लो, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं।
ये जो आंदोलन है ये रिजल्ट पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन बहुत लोगों को इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उत्सव फाइबर नेटवर्क है बेटा, 3-3 फाइबर नेटवर्क, तीनों में ही प्रॉब्लम है बच्चे। जियो और एक गाइगेंटेक और एक बीएसएनएल, तीनों के तीनों एक साथ दिक्कत मानते हैं। पता नहीं कोई आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि जो क्लास चल रही है बैठ के हवन कर रहा हो, ओम वाईफाई स्वाहा, फाइबर नेटवर्क स्वाहा, इस तरह से करना शुरू कर दिया। उत्सव तेरे पे डाउट हो रहा है लड़के? ओके, शुभम शुभम का आंसर सही है। नाउ प्रांजल पावर्स में थोड़ी सी एरर है बेटा। मनस्वी करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अपने साथ साथ आंसर देखना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना है। मास 1 मिलीग्राम, मास हमें इस पूरे चैप्टर में किलोग्राम में चाहिए। भूवी करेक्ट आंसर। अब मिलीग्राम है, किलोग्राम में बदलना है और इसको 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब मिलीग्राम किलोग्राम के अंदर बदलेगा। और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको गिवन है, तो ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब इन सभी वैल्यूज को फार्मूला नंबर 2 के अंदर आपको पुट करना है, यानी डेल्टा एक्स निकालना है 5.27 इंटू 10⁻⁻35 एम डेल्टा वी, इस तरह से इसका इस्तेमाल होगा। मुकुल ठीक आंसर है बेटा। और जब यहां पर इन सभी वैल्यूज को पुट किया जाएगा, नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जरूर होती हैं, लेकिन एग्जामिनर को यही चीजें तो देखना है ना कि क्या बच्चे अपने इन एस्पेक्ट को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और ये सॉल्व करके 9.55 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, किसी बच्चे ने 0.9 लिखा है और 10⁻⁻9 तो ऑटोमेटिकली दैट इज करेक्ट, वो भी सही है। तो ये हमारा जवाब यहां पर बनता है, ये आंसर है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये काफी बच्चों ने बिल्कुल सही दिया, एक आध पावर्स में एरर थी, कोई बात नहीं। अगले न्यूमेरिकल को ट्राई करना और मुझे बताना, और इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बच्चों। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड of 500 meter per second with an uncertainty of 0.02%. What is uncertainty in its position? चलो, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फार्मूला तो यही है जो सामने है। बस आप स्टेटमेंट को किस हद तक अंडरस्टैंड करते हैं ये डिपेंड करता है। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं हेल्प करता हूं और मिलजुल के काम करेंगे तो डेफिनेटली बात बनेगी, है ना। सभी बच्चे ट्राई करो, पहले वही लिखा करो कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। आपको हर सिंबल का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, एम मास। ये जब तक हर चीज क्लियर नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। हर चीज क्लियर। हार्दिक करेक्ट, प्रभु करेक्ट, भुवी करेक्ट, तीनों का आंसर करेक्ट। शुरुआत में ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी का आंसर पहले आ जाए और कोई अभी सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ रहा हो तो वो अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव ले जाए कि मुझसे तो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, आपसे अभी नहीं, लेकिन अगर आप 2-4 दिन न्यूमेरिकल ट्राई करोगे तो डेफिनेटली तीसरे चौथे दिन आपसे उसी स्पीड में न्यूमेरिकल सॉल्व होने शुरू भी हो जाएंगे। प्रांजल पावर्स को देखना पड़ेगा बेटा। रीवा द आंसर इज करेक्ट। हर्षित बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर। अब यहां पर यही चीज है कि बातों को समझे या नहीं। आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड। अब ये वेलोसिटी है,
जबकि हमें क्या चाहिए, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ये तो वेलोसिटी है, हमें अनसर्टेनिटी चाहिए, और अनसर्टेनिटी कितनी दी गई है, 0.02%। 0.02%। अब परसेंट का मतलब, नमे पावर में थोड़ी सी मिस्टेक है। परसेंट का मतलब ये हुआ, इफ वेलोसिटी इज 100, देन अनसर्टेनिटी इज 0.02। अनसर्टेनिटी 0.02% का मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी 100 है तो अनसर्टेनिटी 0.02। भावना, करेक्ट आंसर। और वेलोसिटी कितनी है, 500। सो इफ वेलोसिटी इज 500, then uncertainty will be, this is by 100, और यहां से डेल्टा वी आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। 0.1 ये है डेल्टा वी। आपको ये डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए। सो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी 5.27 10⁻⁻35। डेल्टा एक्स निकालना है, 5.27 10⁻⁻35। एम क्या है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन कहा है। सो 9.11 इंटू 10⁻⁻31, और डेल्टा वी है आपके पास 0.1। और जब आपने इसको सॉल्व किया, 9.55 नहीं, दिस इज तो पिछले का आंसर था। इसका जवाब आपके पास रहेगा 5.77 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये आपका जवाब यहां पर बनता है, ये जवाब यहां पर आपका आएगा। इस बात को समझना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी हिसाब से होना चाहिए। अंडरस्टैंड करो। अब देखो, यहां पर मैं होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, जरा उन क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना। अब जैसे ये आपको कुछ क्वेश्चन गिवन हैं। अब यहां इन क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन नंबर 43 आपको दिया गया है, 43 हो गया, 44, इवन क्वेश्चन नंबर 45। आप पहले 45 क्वेश्चन को मार्क करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45 को यहां से मार्क कर लें, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप मेरे को सॉल्व करके भेजेंगे। इसका जवाब क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 45, इसको ध्यान रखें। नाउ शिवांग को न्यूमेरिकल दोबारा से समझना है। शिवांग ध्यान दो बेटा, इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड। शिवांग ध्यान से बेटा, वेलोसिटी है ना सामने, 500 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी गई है, लेकिन आपको क्या चाहिए, डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी 500 है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.02%। 0.02% का मतलब क्या हुआ, अगर वेलोसिटी 100 है तो अनसर्टेनिटी 0.02। शिवांग पहले इस बात को आप समझ लो बेटा, न्यूमेरिकल में अभी दोबारा से दिखाता हूं। अभी जो बच्चे कह रहे हैं न्यूमेरिकल में अभी दिखाता हूं दोबारा से। पहले शिवांग को ये न्यूमेरिकल एक बार बता दें। वेलोसिटी अगर 100 है तो अनसर्टेनिटी 0.02, और वेलोसिटी कितनी है, 500। तो वेलोसिटी अगर 500 है तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.02 इंटू 500 अपॉन 100, 0.1 आएगा। सो डेल्टा वी हमारे पास इतना। अब इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक यही ट्विस्ट है कि आपको गिवन वेलोसिटी है जबकि आपको डेल्टा वी चाहिए। तो डेल्टा वी आप इस तरह से निकालेंगे। आप इस पॉइंट को समझो जरा एक बार अच्छे से शिवांग। अब जब डेल्टा वी आ गया, देन यूज द फॉर्मूला, क्योंकि डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वी आ गया। एम क्या है, मास। इलेक्ट्रॉन का मास बेटा कितना होगा, देखो इलेक्ट्रॉन का मास चाहिए 9.11 इंटू 10⁻⁻31। डेल्टा वी आपने अभी यहां पर सॉल्व किया, 0.1 आया। तो इन सभी वैल्यूज को जब हमने यहां पर पुट किया, आगे कैलकुलेशन का खेल है, और कैलकुलेशन से आपका ये जवाब। जो बच्चे न्यूमेरिकल देखना चाह रहे थे वो फटाफट से इस न्यूमेरिकल को देख लो। मैंने आपसे कहा है आपने मुझे 45th क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजना।
बाकी के क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ये पांचों क्वेश्चन इसके ट्राई कर लो, फिर आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन हेजनबर्ग का ऐसा रहेगा जो आपसे ना हो, क्योंकि एग्जाम में डी ब्रोगली, हेजनबर्ग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें से एक पे तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, दो पे आ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस डिलीट हुआ है। अब जब सिलेबस डिलीट हुआ है तो एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, तो वो हो सकता है कि इनमें से दो कंसेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल दे दें, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया ना बच्चों, अब भुवी और कौशल, मैं इसको हटा दूं बेटा, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाता है, और मैं उस क्वेश्चन को यहां पर आपको बताता हूं, ये हर हालत में आपको करना है, बल्कि मैं ये कहूंगा समझ में आए तो समझो, रटना है तो आपको इसको रटना है, बट दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जान की दास के एग्जाम में तो ये बहुत बार, कई बार लगातार पूछा गया है। ये लिटिल एंजल में भी काफी बार पूछा जाता है, यानी हर स्कूल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Why इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस? हम अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता। हमें इसी बात को बताना है कि वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। जब ये क्वेश्चन आता है तो कई तरह तरह के आंसर वहां पर बन जाते हैं। आप जरा इसके आंसर को समझना। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। इलेक्ट्रॉन की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस इतनी होती है, आप डायमीटर इसकी निकाल सकते हैं, रेडियस इतनी होती है। अब ये एक पर्टिकुलर साइज दे दिया कि भाई न्यूक्लियस की जो रेडियस है 10 रेज टू द पावर -15 मीटर है। अब अगर इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना है तो उसे इतनी पोजीशन में एग्जिस्ट करना होगा, इसी पोजीशन में उसको रहना होगा, इसी पोजीशन में उसको रहना होगा। इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं, मास इतना है, पोजीशन डेल्टा एक्स इतनी होगी। अब रेडियस की बजाय आई थिंक डायमीटर इसको आप लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये कोई प्रिंटिंग एरर है, इसको डायमीटर शब्द लिखें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो डायमीटर है न्यूक्लियस की आपके पास, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है तो वो उसी पोजीशन में कहीं ना कहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहीं ना कहीं वही होगी। अब m है मास, यहां से निकालोगे डेल्टा वी, डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। आप डेल्टा एक्स ये वैल्यू दी गई, एम की वैल्यू दी गई, जब इन सभी वैल्यूज को आप यहां पुट करते हैं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.77 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, 5.77 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। और ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। जब इतनी वेलोसिटी ही नहीं हो सकती तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। तो यहां देख सकते हो, द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मच हायर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब अनसर्टेनिटी ही इतनी ज्यादा है तो एक्चुअल वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी? तो हम ये कहते हैं कि भाई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, और फिजिक्स में कहा जाता है कि लाइट से ज्यादा वेलोसिटी अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास इनफाइनाइट हो जाता है। कई तरह की बातें, हमें तो बस इतना ही ध्यान रखना है। तो न्यूक्लियस का डायमीटर इतना है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इतनी होगी, मास इतना होगा, डेल्टा वी निकाल के आ जाओ और लास्ट में लिख दो दिस डेल्टा वी इज नॉट पॉसिबल सिंस इट इज मोर देन दैट ऑफ लाइट, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपने बताना है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था जो आपको यहां पर करना था। हमारा ये एंटायर कंसेप्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां पर फिनिश होगा। अब अगले 2 दिन क्लासेस जैसे नहीं हैं, तो इन 2 दिन में आपको कौन से लेक्चर्स करने हैं, जिन लेक्चर्स को मैं ओपन करूंगा, ये व्हाट्सएप पे मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा।
क्योंकि अब मंडे को हमने मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, उसको भी समझना है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को भी हमें जानना है। तो 1-2 दिन के लिए जो मैं आपको होमवर्क में वीडियो लेक्चर मैं आपको बताऊँगा, वो आपको ज़रूर कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट वीक में हमारा टेस्ट भी हो जाए। तो एक फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो गया, सेकंड चैप्टर का टेस्ट हो गया। इस तरह से हमारा सिलेबस धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। फिर आगे हम देखेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर को हमें पिक करना है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो हम उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम अब मैं हैरान हूँ कि फ़रवरी से ही शुरू हैं, बल्कि फ़रवरी के फर्स्ट हाफ से ही बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हैं। 12th के तो बहुत बाद में हो गए, तो इसीलिए कोई ऐसा चैप्टर जो बहुत ज़्यादा समझने में मुश्किल वाला या काफ़ी हाई वेटेज का होगा, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू और मंडे को मिलना है। हाँ बच्चों, आज 12th वालों का टेस्ट है इस आपकी क्लास के बाद, क्लास 12th का। ओके बच्चों, बाय-बाय बेटा। गुड नाइट प्रभु, गुड नाइट प्रांजल, मनस्वी, रीवा, स्वामिता एंड टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल मिलेंगे, ठीक है? अब एग्जिट एग्जिट हो जाओ फटाफट। बाय शिवांग। चलो कोमल बाय बाय। कोमल सारे न्यूमेरिकल करना बेटा एक बार, ज़रूर ट्राई करना, जो नहीं आएगा उसको फिर बताएँगे। ठीक है कोमल? यस बेटा, शाबाश, गुड गर्ल। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं।